वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। कॉन्कर आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एमपीपीएससी की क्लास ले रहे हैं सर, तो इसमें हम एमपीपीएससी की कई सारी क्लासेस मेरी हो गई हैं और साथ ही टेस्ट सीरीज भी हो गया है। अगर आप उन सब क्लासेस पिछली क्लासेस नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस के प्ले लिस्ट में जाकर आप उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज एमपीपीएससी का हम 2020 के लिए एमपी जीके पढ़ेंगे। इसमें भी हम अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वहाँ का कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में एमपीपीएससी में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज एमपी का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल, एमपी भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश अपने नाम के अनुरूप मध्य प्रदेश भारत का केंद्रीय राज्य में है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश बीच में है, तो इसके इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश मतलब बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भूवैज्ञानिक दृष्टि से एमपी सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। तो अगर अगर ये देखा जाए वैश्विक लेवल पे, तो हमारा विश्व पहले बहुत मतलब कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से बना। तो पहले एक पूरा देश था, मतलब पूरा विश्व एक ही उसको था। वो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से ऐसा माना जाता है कि सभी देश सभी महाद्वीप एक थे। धीरे धीरे कई हजार वर्ष लगे, खिसक के अलग अलग दूर पे चले गए। जैसे ये माना जाता है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पे लगे हुए थे, इनके बीच में सागर नहीं था। ऐसे ही अरब सागर जो है अफ्रीका से लगा हुआ था। तो ये सब एक ये प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से कई हजार वर्ष में धीरे धीरे ये एक दूसरे से प्लेटें खिसकती गई। तो इसमें 7 महाद्वीप मतलब 7 बड़ी प्लेटें हैं, 20 लगभग छोटी प्लेटें हैं, कई हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू मतलब किया गया। तो ये पूरे विश्व को एक पेंक्याज बोलते थे। पेंक्याज में एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारत देश है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। समझ में आई बात दोस्तों? बस तो एमपी जो है सर्वाधिक मतलब कि गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, जो आपको मैंने थोड़ी सी स्टोरी बताई, हालांकि ये काफ़ी डीप में है, लेकिन एमपीपीएससी के लिए सबसे बेस्ट यही है। तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, इतना ही आपके लिए बेस्ट है। बाकी इसको काफ़ी डिटेल में हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और उतना फिर टाइम नहीं है। बाकी आपका अगर रिकमेंडेशन होगी तो काफ़ी डिटेल से पढ़ा सकते हैं। देश का यह हृदय प्रदेश दक्षिण भारत के पठार का भाग है। तो जो मध्य प्रदेश है, तो ये दक्षिण के पठार का है, मतलब दक्षिण के पठार का है, जिसके उत्तरी सीमा पर जमुना पार को जलोढ़ मैदान का आरंभ हो जाता है और पश्चिम की ओर चंबल नदी को पार करते हुए अरावली की श्रेणी। दोस्तों अगर यहाँ तो मैप हमसे अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कुछ ऐसे बनता है। तो ठीक है, तो अरावली जो है ये जो है गुजरात की पिपला से लेके मतलब ये अरावली की पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे प्राचीनतम है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, गंगा उत्तराखंड से लगभग यहाँ से निकलती है
और यहीं से यमुना निकलती है। तो जो ये यूपी का भाग है, तो ये गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है दोस्तों। और ये चंबल लगभग, ये अगर एमपी का मैप अगर यहाँ पे दोस्तों है, अगर वो ऐसे बनता है तो इंदौर से चंबल नदी निकलती है, और ठीक है। तो ये बोलता है उत्तर सीमा पर जमुना पार जलोढ़ मैदान प्रारंभ होता है। अगर ये जो है तो एमपी के आसी पास से चंबल नदी निकलती है, तो जलोढ़ मैदान प्रारंभ होता है। पश्चिम भाग इसको बोलते हैं। पश्चिम भाग में अरावली की श्रेणी है। पूर्व में यहाँ पे ये जो है कि बघेलखंड का प्लेट्यू है, ठीक है। और दक्षिण में ताप्ती नदी, नर्मदा के समांतर ही ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है। तो ताप्ती नदी पार करने प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ हो जाता है। मतलब ताप्ती नदी को पार करते, इंटर करते ही प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ हो जाता है। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इधर ये एमपी के पश्चिम में अरावली, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर में गंगा यमुना का मैदान, पूर्व में बघेलखंड का पठार, ठीक है। और ये गोंडवाना लैंड का भाग है, जो मैंने आपको बताया कि पूरा विश्व पहले एक ही उसमें था, ठीक है। और ये प्लेटो टेक्टोनिक के माध्यम से अलग अलग धीरे सब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एमपी की सीमाएं न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हैं और न ही किसी समुद्री सीमा को, अर्थात यह पूर्ण रूप से लैंडलॉक्ड राज्य है। देखिए दोस्तों, एमपी अगर यहाँ पे है, ये पूरा इंडिया का मैप है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब ये होता है दोस्तों जो बाहरी सीमा जो किसी राज्य को छूती हो। तो जैसे एमपी के सॉरी इंडिया के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान देश है, ठीक है। पाकिस्तान, इधर चीन, यहाँ पे छोटा सा देश मतलब कि नेपाल, यहाँ पे भूटान, इधर म्यांमार, यहाँ पे श्रीलंका, इधर मालदीव, इधर यहाँ पे सपोज करिए अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप, इधर पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली। तो ये बोलता है एमपी की सीमा ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोस्तों का समझा आपको समझे तो जैसे गुजरात से लेकर जेएनके तक ये पाकिस्तान से अंतर राष्ट्रीय सीमा फर्ज करती है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जेएनके, ये जो चारों हैं तो पाकिस्तान से सीधा अलग सीमा बाउंड्री टच करते हैं। तो एमपी जो है किसी बाहरी अंतरराष्ट्रीय किसी भी एंगल से नहीं छूती है, ना ही इधर जैसे ये महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मतलब इधर जो ये सी फेस है यहाँ किसी से नहीं छूती है समुद्र से। तो ये एक तरह से पूर्ण रूप से लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये भू अवशिष्ट मतलब राज्यों से लगी हुई है, ना कि किसी अंतरराष्ट्रीय ना ही समुद्र से। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, हमने आपको क्या समझाया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये होपफुली समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है जो नर्मदा के समानांतर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये है पूरा विश्व। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसे समझिए, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा 23.5, तो ये 0 से 23.5 के बीच में है, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी होता है विषुवत रेखा, इधर भी ये होती है मकर रेखा, ये होता है इसको 0 से इधर का बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, 0 से इधर बोलते हैं
दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा देश है, अगर ये 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, तो ये लगभग 8 से ऊपर, ये मतलब जो इंडिया का नक्शा है, तो ये पूरा अलग अलग यहाँ पे ऐसे कुछ बनता है। तो यहीं पे एमपी है, तो एमपी जो है लगभग मतलब अगर एमपी का नक्शा सपोज करिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक मैप लगाया हूँ एमपी की, जो ये है तो ये लगभग ऐसे लग डिवाइड होती है, ये ऐसे यहाँ से ऐसे डिवाइड होती है, और नर्मदा यहाँ से निकलती है, ये लगभग ऐसे निकलती है। तो ये क्या बोला जा गया है कि जो एमपी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और कर्क रेखा के समानांतर, मतलब दोस्तों ये कर्क रेखा है, ये वाली लाइन 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा है, और लगभग ये जो है अनूपपुर से निकलती है, कौन सी वो नदी, नर्मदा नदी, जो कि नर्मदा नदी जो एमपी की जीवन रेखा है। तो इस प्रकार इसको हम समझते हैं कि कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है और नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है। अब जो कर्क रेखा है जो मैंने आपको बताया, तो ये एमपी के 14 जिलों से गुजरती है और भारत देश के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कर्क रेखा भारत देश के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 8 राज्यों से। 8 राज्यों कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट ऑफ बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन का दोस्त है भारत के वो 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको इंडिया के मैप में समझ सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एमपी के 14 जिलों से गुजरती है, जैसा कि आपको मैंने मैप में बताया हूं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ से ये रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़ और रायसेन, विदिशा, भोपाल, दमोह और जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। टोटल कितने हुए दोस्तों, 14 जिले। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछ सकता है कि टोटल कितने, तो आपका जवाब होना चाहिए 14। और भारत के 8 राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कभी ये भी पूछ सकता है भारत में इनमें से कौन सी में से नहीं गुजरती है, तो आप इनमें देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे यहाँ भी पूछ सकता है, तो यहाँ डायरेक्ट पूछ सकता है 14 जिले, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं गुजरता था। आप एक 2 बार इसको देखिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। रतलाम, गुजरात, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, प्रदेश का भोपाल संभाग एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिले कर्क रेखा से गुजरते हैं। ठीक है, अगर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रदेश का ऐसा कौन सा संभाग है जिसके 5 जिले कर्क रेखा से गुजरता हो, तो आपका एग्जाम्पल होना चाहिए भोपाल। और भोपाल में संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए भोपाल, रायसेन, सिहोरा, राजगढ़, विदिशा। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। भौतिक संरचना की दृष्टि से
भारत के पठार उत्तरी भाग एमपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, गोंडवाना शैल समूह को लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, गोंडवाना समूह में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपकी गोंडवाना की हिस्ट्री बता दिया। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश के पश्चिमी भाग में दक्कन का चट्टाने, पूर्वी भाग में विंध्य शैल समूह। देखो दोस्तों, अगर ये मतलब कि एमपी का ऐसे मतलब कि एमपी का ऐसे अगर मैप बनता है तो कुछ ऐसे मतलब कि समझने के लिए है। तो एमपी के पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग होता है गुजरात राजस्थान साइड, और पूर्वी भाग छत्तीसगढ़, और ये तो ठीक है। तो इसमें इधर पूर्व में विंध्य शैल और पश्चिम में दक्कन ट्रेप। भारत राज्य की नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की सर्वाधिक सीमा राजस्थान के 1600 किलोमीटर तथा सबसे कम सीमा गुजरात से छूती है। दोस्तों, अगर मैं जिला वाइज बात करूं तो सबसे ज़्यादा यूपी से 13 जिले, और ठीक है, और सबसे कम जिले तो 2 जिले गुजरात से हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है कि राज्य की सबसे सर्वाधिक सीमा राजस्थान से 1600 किलोमीटर तथा सबसे कम सीमा गुजरात से छूती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एमपी की दक्षिण सीमा ताप्ती नदी, उत्तरी सीमा चंबल द्वारा निर्धारित होती है। अगर दोस्तों ये बैतूल से निकलती ताप्ती नदी, और ये क्या है सबसे दक्षिण, और चंबल यहाँ ये भिंड मुरैना होके मतलब कि यमुना के में सहायक नदी है। तो चंबल सबसे उत्तरी सीमा और ताप्ती जो है सबसे दक्षिणी सीमा, ये दोनों नदी है। ठीक है, और जो चंबल है तो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एमपी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.3 हिस्सा अपने आप में समाहित किए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य उच्च पठार, पूर्वी पठार और उत्तरी दक्कन ट्रैप। ठीक है दोस्तों, और विभाजन के पूर्व एमपी में 9 प्रकृत भागों में बांटा गया था, लेकिन एमपी को केवल अब 7 प्रकृत भागों में बांटा गया है। देखो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बात ये हो रही है पहले विभाजन का, ये छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ तो 2000 2000 में 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। तो जब अलग नहीं हुआ तो 2000 से पहले तो ये 9 प्रकृत भागों में था, अब केवल 7 प्राकृतिक भागों में है। अब इसको हम देखेंगे। पहला है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार। देखो दोस्तों, विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 प्रकृत भागों में बांटा गया था, लेकिन विभाजित एमपी में केवल 7 प्रकृत भाग हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल का पठार। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं अगर आपको बता दूं तो ये मध्य भारत का पठार कहाँ पे है दोस्तों, ये शिवपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये समथिंग है। बुंदेलखंड का पठार ये है यहाँ छत्तीसगढ़, और यहाँ थोड़ा सा भिंड ग्वालियर का क्षेत्र आता है दोस्तों। रीवा पन्ना का पठार, ठीक है, और बघेलखंड का पठार 7%, इसमें सिगरौली, सीधी, ये सब आता है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत, ठीक है, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा दोस्तों, पहला मालवा का पठार। मतलब दोस्तों हम किसकी बातें कर रहे हैं, मालवा की पठार की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मालवा की पठार मैं इस भाग की पढ़ रहा हूँ। तो अगर मालवा की पठार की बात की जाए तो सर्वोच्च चोटी इसकी सिगार है। ठीक है,
ये एमपी का 28% भाग है, मतलब सबसे बृहद है मालवा का पठार। ठीक है, देखो इसके उत्तर में मध्य, इसके मालवा के पठार में अगर बात की जाए, उत्तर में मध्य भारत का पठार, और उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में रियापन्ना का पठार, दक्षिण में नर्मदा घाटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, आपको बता दें। मालवा का पठार पहला, मालवा का पठार का जो क्षेत्र है दोस्तों, तो 28.62 क्षेत्रफल में है, जो कि पूरे एमपी में सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये बोला जाए सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, आपका जवाब होना चाहिए मालवा का पठार। ये कितने परसेंट है, लगभग 30%, मतलब 28.62%, लगभग 30% में आ जाता है। यहाँ जो वर्षा होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। मालवा के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। जलवायु कैसी है, समजलवायु है। मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, नदियां कौन कौन सी बहती हैं, तो इसमें माही बहती है, चंबल बहती है, काली नदी बहती है, सिंध बहती है, पार्वती बहती है, बेतवा बहती है। बेतवा ये रायसेन से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चंबल, माही, माही पे दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी कोई नदी नहीं, माही बस एक ऐसी नदी है जो कि धार से निकलती है। जैसे मान लीजिए ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा को ऐसे काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, उज्जैन, राजगढ़, गुना, भोपाल, विदिशा, सागर, शाजापुर, देवास, इंदौर, सीहोर, रायसेन। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताया ये सभी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, ये रायसेन भी है, भोपाल भी है, यह इधर नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, आगरमालवा है, गुना भी है। ठीक है, तो दोस्तों, तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, उज्जैन, राजगढ़, गुना, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, देवास, इंदौर, सीहोर, रायसेन। ठीक है, अब नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं दोस्तों। नर्मदा सोन घाटी ये वाली है, ये दोस्तों नर्मदा सोन घाटी ये वाली घाटी है। तो क्योंकि ये इसमें 26% भाग है, इसलिए उत्तर में कौन सी भाग, मालवा का पठार, दक्षिण में सतपुड़ा का मैकाल पर्वत, और पूर्व में बघेलखंड का पठार, और उत्तर में रीवापन्ना का पठार और मालवा का पठार। ठीक है, नर्मदा बेसिन कितना है दोस्तों, 26% भाग है। तब इसका हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो ये नर्मदा घाटी सोन घाटी 27.8% है, और जलवायु मानसूनी है। यहाँ नर्मदा सोन तवा और दूधी नदी है। मिट्टी काली मिट्टी, गहरी मिट्टी, वर्षा 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसमें कौन कौन सा जिला है, बड़वानी है, बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, धार, देवास, सिहोरा, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो ये जो है ये लगभग यहाँ से निकलती है, अनूपपुर इधर से पूरे आता है। तो यहाँ अमरकंटक से क्या निकलती है, नर्मदा भी निकलती है, इधर सोन नदी भी निकलती है, इधर महानदी निकलती है। अमरकंटक एक ऐसा एरिया है, अमरकंटक ये मतलब कि अनूपपुर में है। यहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी एंड माही नदी। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, सोन नदी जाके पटना में मतलब गंगा से मिलती है, और महानदी बंगाल की खाड़ी में जाके डायरेक्ट छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होके डायरेक्ट मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, धार, देवास, सीहोर, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम थर्ड जाते हैं, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार
तो दोस्तों हम इसकी बात कर रहे हैं। ये बघेलखंड का पठार, ये सबसे छोटा पठार है, ये लगभग 7% है। और सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार है। बघेलखंड का पठार 7% पूरे एमपी का है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वर्षा 62 से 150 सेंटीमीटर, जलवायु मानसूनी है, मिट्टी लाल पीली बलुई दोमट मिट्टी है, नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला, गोपद, बानस है। जिला सीधी, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस प्रकार अब मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य भारत का पठार दोस्तों, तो ये सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो ये 10.68, ठीक है, तो 10.68, वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर, जलवायु महाद्वीपीय, मिट्टी जलोढ़, चंबल नदी, सिंध नदी, क्वारी, पार्वती, कोनू, इसमें नीमच, मंदसौर का ऊपरी हिस्सा, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसमें थोड़ा सा पार्ट ये नीमच और मंदसौर का ऊपरी हिस्सा, और ये पूरा बघेल मध्य भारत का पठार है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। ये सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी, तो ये नर्मदा घाटी और बघेलखंड के नीचे बसा हुआ, और ये छत्तीसगढ़ से लगता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से इसका बॉर्डर बनाता है। सतपुड़ा और नर्मदा के बीच ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत में सबसे बड़ी वो है चोटी है धूपगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 11% है। सतपुड़ा में वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होती है, जलवायु मानसूनी है, मिट्टी काली छिछली काली मिट्टी है, नदियां तवा, बेतवा, जोहिला, नर्मदा, तापी, शंकर, हिरण है। इसमें बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी आता है। अगर सतपुड़ा श्रेणी की बात करें, क्षेत्रफल 11 सेंटीमीटर, 125 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, जलवायु मानसूनी है, मिट्टी जो है काली छिछली काली है, नदियां तवा, बेतवा, जोहिला, नर्मदा, ताप्ती, शंकर, हिरण है। जिले के हैं बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी है। अब हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। तो दोस्तों ये है बुंदेलखंड का पठार। एक मिनट दोस्तों, थोड़े मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें अच्छे से। मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया दोस्तों, रिवाइज कर दूं तो मैंने मालवा का पठार पढ़ा दिया, नर्मदा घाटी पढ़ा दिया, सतपुड़ा का पठार पढ़ा दिया, बघेलखंड का पठार पढ़ा दिया, मध्य भारत का पठार पढ़ा दिया, मध्य भारत का पठार पढ़ा दिया। अब बुंदेलखंड का पठार पढ़ा रहे हैं मैं आपको, बुंदेलखंड का पठार। तो इसमें बुंदेलखंड में थोड़ा सी इधर भिंड, ग्वालियर और ये निमाड़ी, छतरपुर और यूपी का ये कुछ पार्ट आता है। ठीक है दोस्तों, तो बुंदेलखंड ये क्षेत्रफल 7.7 है, वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर, जलवायु महाद्वीपीय है, मिट्टी काली मिट्टी, लाल का मिश्रण, नदियां क्यों है बेतवा है, पाहुज है, धसान है, केन है, सिंध है। जिले शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड का कुछ भाग, टीकमगढ़, छतरपुर आता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम रीवा पन्ना का पठार। तो आपको थोड़ा सा रीवा पन्ना का भी पठार बता देते हैं। ये रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना का पठार कितना है दोस्तों, 10.37 है। तो रीवा पन्ना के उत्तर में कौन सा है, अरे पश्चिम में कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में मालवा का पठार। दक्षिण में कौन सा, नर्मदा घाटी। पूरब में कौन सा, बंगाल बघेलखंड का। और उत्तर में यूपी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो 10.37%। ठीक है दोस्तों, तो रीवा पन्ना का पठार, ठीक है, तो रीवा पन्ना का पठार
रीवा पन्ना का पठार 10.37 है। वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर। जलवायु महाद्वीपीय इसकी भी है, मध्य भारत के पठार का भी है। मिट्टी बलुई है, दोमट लाल पीली मिट्टी है। नदियां हैं इसमें टोंस, केन, सुनार, ब्योराम। जिले रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इस तरह से आपको, पहले मैंने मालवा का पठार पढ़ा दिया, ठीक है, फिर नर्मदा घाटी पढ़ा दी, फिर सतपुड़ा पढ़ा दिया, मैकार पर्वत, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों मालवा का पठार। और सबसे कम पठार कौन सा है, तो सबसे कम पठार बघेलखंड का है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह। और सबसे उत्तर में कौन सा है, तो सबसे उत्तर में मध्य भारत का पठार है। कौन सा पठार है, मध्य भारत का पठार है। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा का पठार है। ठीक है दोस्तों, और पूरब में क्या है, बघेलखंड का पठार है। और नर्मदा घाटी के उत्तर में कौन सा है, मालवा का पठार है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन कौन से, इस तरह से हमने कौन कौन से पढ़ लिया, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा, नर्मदा का पठार। टोटल हमने 7 को आपको कवर कर लिया। पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा। मैंने 7 कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये 7 कंप्लीट हो गया। अब हम यूपी से कौन कौन से, मतलब कि एमपी के जो है, एमपी मान लीजिए, सपोज करिए ये एमपी है, तो एमपी के मतलब कि मान लीजिए भिंड से सिंगरौली तक यूपी के 13 जिले टच होते हैं। तो कौन कौन से हैं, भिंड है, भिंड समथिंग यहाँ पे है, फिर मुरैना है, फिर दतिया है, दतिया यहाँ पे है, यहाँ पे शिवपुरी यहाँ पे है, शिवपुरी राजस्थान से भी और यूपी से भी टच होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अशोकनगर है, फिर सागर है, फिर यहाँ पे निमाड़ी है, यहाँ टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। किससे लगते हैं, एमपी से, तो यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। राजस्थान से 10 जिले ले लगते हैं। कौन कौन से, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुर, मुरैना। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान से कितने जिले लगते हैं, तो 10 लगते हैं। यूपी से कितने लगते हैं, तो 13 जिले लगते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से 9 जिले, अलीराजपुर, बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ से 7 जिले लगते हैं, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। गुजरात से 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, तो आज हमने केवल 2 चीजें पढ़ी हैं। एमपी का भौगोलिक स्तर क्या था, विस्तार क्या गया है, तो मैंने आपको जैसे बताया, केवल पीटी के हिसाब से आप समझिए कि गोंडवाना लैंड का भाग है। ये उत्तरी सीमा जमुना पार्क जलोढ़ मैदान से प्रारंभ होता है, पश्चिमी चंबल पार्क अरावली के सीढ़ी से, पूर्व में बंगाल का बघेलखंड का पठार, दक्षिण में ताप्ती नदी पार करते ही प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ हो जाता है। एमपी लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि इसका ना अंतरराष्ट्रीय सीमा और ना ही समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, नर्मदा के समानांतर गुजरती है। कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के वो राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
और कर्क रेखा से रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सिहोरा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल 14 जिले हो गए। ठीक है दोस्तों, तो प्रदेश का भोपाल संभाग एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिले कर्क रेखा से गुजरते हैं। वो कौन कौन से 5 जिले हैं? भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा। ठीक है तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, भौतिक संरचना दृष्टि से भारत के पठार उत्तरी सीमा एमपी के भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य की सर्वाधिक सीमा राजस्थान से 1600 किलोमीटर और सबसे कम गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा ताप्ती नदी से होती है और उत्तरी सीमा चंबल नदी से होती है। और एमपी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.3 अपने समाहित किया हुआ है। फिजियोग्राफी मैप इंडिया में एमपी को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार, दक्कन का पठार। विभाजन से पूर्व 9 प्रकृत भागों में था। कौन कौन सा 9 थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद ये 7 हैं। 7 मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा के मैकाल सेड़ी, बघेल खंड का पठार। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यही बता दिया कि मालवा का पठार सबसे सभी पठारों में सबसे ज़्यादा एरिया है 28.62। ठीक है, और यहाँ काली मिट्टी है। फिर नर्मदा 27.89। ठीक है दोस्तों, और मालवा के पठार सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिगार है। और सबसे बघेल खंड का पठार सबसे कम, उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेल खंड का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा घाटी सबको पढ़ा दिया। सतपुड़ा मैकाल पर्वत में ही धूपगढ़ है। ठीक है दोस्तों, और ये कर्क रेखा दोस्तों मैंने आपको बताया, कर्क रेखा ये है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये 14 जिलों से गुजरती है। ये अनूपपुर इसके नर्मदा के समानांतर ठीक है दोस्तों, ये कर्क रेखा ये है और ये नर्मदा नदी लगभग ऐसे बहती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और आपको जीके के हिसाब से सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला सिंगरौली है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये मुरैना है। पश्चिमी जिला अलीराजपुर। और ये दक्षिणी बुरहानपुर। ठीक है, ये दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है मुरैना को। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रकार बघेलखंड सबसे छोटा एरिया के हिसाब से 7% है। मध्य भारत का पठार 10.68 है। ठीक है, सतपुड़ा का मैकाल छड़ी 11% क्षेत्रफल है। बुंदेलखंड का 7.7 है। रीवा पन्ना का पठार इसमें 10.37 है। यूपी 13 जिलों से एमपी का सीमा बनाता है। राजस्थान 10, महाराष्ट्र 9, छत्तीसगढ़ 7, गुजरात 2 से। तो इस प्रकार दोस्तों, आज अगर आप ये सिलेबस, आज का ये क्लास समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियो। दोस्तों, अगर आपको कोई क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही एमपीपीएससी का जो ये सोर्स फॉलो हो रहे हैं, हमारी टीम इसमें काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स फॉलो कर रही है। और हम नए क्लास के साथ आपको जल्द ही, और हमारी टीम के प्रयास है आपको टेस्ट सीरीज प्लस क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, पीटी के हिसाब से जो ऑथेंटिक हो वही चीज़ हम आपको कवर करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।